हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दी इन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे एमए हिस्ट्री MHI 04 लेसन 1 राज्य से पूर्व राज्य तक। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो तमिलकम मुख्य तंत्र के बारे में रहेगा, जिसके अंदर में हम पढ़ेंगे संगम वंश के बारे में, संगम साहित्य के बारे में, संगम वंश का उदय किस प्रकार से हुआ, चेल चोर पांड्यन वंश ने किस प्रकार से दक्षिण भारत में राज किया, ठीक है, तमिलकम मुख्य तंत्र का किस प्रकार से दक्षिण भारत में दबदबा था। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर में। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा लेसन के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा बुक के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, ये जो एमए हिस्ट्री की आपकी बुक MHI 04, इसका आज हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट के साथ। एक यूनिट के अंदर में 4 चैप्टर हैं। तो यूनिट फर्स्ट का जो आपका नाम है प्रारंभिक राज्य संरचनाएं, जिसके अंदर में हम बात करेंगे कि स्टार्टिंग में जब हमारे राज्य का संरचना हो रहा था, किस प्रकार के राज्य थे, किस प्रकार की संरचना की गई थी। अभी समझ में नहीं आया होगा आपको, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे आज के समय में मैं दिल्ली में रहता हूँ, कोई बिहार में रहता होगा, कोई यूपी में रहता होगा, कोई झारखंड में रहता होगा। तो यहाँ पे क्या है, एक मुख्यमंत्री होता है एक राज्य के अंदर में, और उसके केंद्रीय मंत्री होते हैं, मतलब उसकी मंत्रिपरिषद होती है अपनी खुद की, ठीक है। वो वहाँ की खुद की एक सेंट्रल पुलिस होती है जो आपको मैनेज करता है, स्टेट पुलिस होती है, ठीक है, सुरक्षा करती है। और उसके ऊपर क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो उसको मैनेज करती है। तो आज का ये राज्य का परिरूप है, ठीक है। आज का राज्य इस तरह का दिखता है जो मैंने आपको बताया। पर आरंभिक राज्य जब शुरुआत में राज्य बना तो वो किस प्रकार का था, क्या उस समय भी मुख्यमंत्री होते थे? बिल्कुल भी नहीं। तो वो किस प्रकार होता था उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। आई होप सो आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा ये यूनिट फर्स्ट होगा जिसका नाम हो गया प्रारंभिक राज्य संरचना, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि राज्य की संरचना किस प्रकार की थी स्टार्टिंग में, ठीक है। और ये लेसन फर्स्ट है जिसका नाम है राज्य से पूर्व राज्य तक, मतलब राज्य आज जिस तरह का है इससे बनने से पहले किस प्रकार के राज्य मौजूद थे उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर को टोटल हम 7 बिंदुओं के अंदर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और भी थे बिंदु पर मैंने उनमें से काट दिया सारे, पर अब ये जो 7 है ये इंपॉर्टेंट है। और इन 7 को अगर आप सही से पढ़ते हो, वीडियो को लास्ट तक देखते हो, तो पूरा ये जो चैप्टर है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। डिटेल में स्टडी समझ में आ जाएगा। इवन इसमें जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो सिर्फ 2 जगह से क्वेश्चन पूछने के लिए मिलेंगे आपको। एक तो संगम साहित्य से लेकर पूछा जाता है कि तमिल जो ऐतिहासिक तमिल राज्य प्रणाली थी उसके बारे में, ठीक है। और दूसरा जो तमिलकम मुख्य तंत्र है उसके बारे में क्वेश्चन बनकर आता है। पर हम पूरे चीजों को पढ़ेंगे, ये नहीं है कि ये 2 में से आ रहे तो इन्हीं 2 को पढ़ना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है पूरा, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन बन के आ जाता है, पर मेनली 2 में से ज्यादातर देखा गया है, ठीक है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूं प्रारंभिक वैदिक संदर्भ की। देखो, प्रारंभिक वैदिक संदर्भ यहाँ पर 2 तरह के संदर्भों की बात करते हैं। एक प्रारंभिक वैदिक संदर्भ हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, तो परिवर्तित वैदिक संदर्भ। प्रारंभिक वैदिक संदर्भ मतलब क्या, जो स्टार्टिंग का वैदिक था, जो ग्रंथ थे उसके हिसाब से। और परिवर्तित मतलब क्या, जब समय में परिवर्तन हुआ तो लोगों के रहन सहन चाल चलन में परिवर्तन होने लगा, ठीक है, जीवन व्यापन में परिवर्तन होने लगा, तो उसे हम परिवर्तित वैदिक संदर्भ के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। समझ में आता है दोस्तों? पता होगा आपको कि आज के समय में साइंटिस्ट अलग अलग दवाइयों का खोज करते हैं, अलग अलग चीजों का खोज करते हैं, ठीक है। अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग तरह की चीजों के बारे में बताते हैं कि ये हुआ। पर हमारा जो भारत का इतिहास है महाभारत और रामायण के हिसाब से चलता आ रहा है, ठीक है, उस समय के टाइम से चलता आ रहा है, जिसकी सभी चीजों का वर्णन हमारे ग्रंथों में, हमारे जो वैदिक पुराण है उसमें दिया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम प्रारंभिक वैदिक जो ग्रंथ है उनके बारे में हम बात करते हैं तो दोस्तों ऋग्वेद के बारे में हम चर्चा करते हैं। ऋग्वेद की रचनाओं में जो इतिहासकार थे उन्होंने क्या बताया कि भैया ये जो लोग थे उस समय के आरंभिक जो लोग थे वो चारगाही पे निर्भर करते थे और वो पशुपालन किया करते थे, ठीक है। उनका क्या था, सामाजिक जो प्रमुख जो जीवन व्यापन का तरीका क्या था, चारगाही था, मतलब चारा खिलाना पिलाना, जानवरों का पालन पोषण करना, पशुपालन करना, ये प्रमुख काम था। और ये हमें पता कैसे चलता है, तो ऋग्वेद की रचनाओं से हमें पता चलता है, प्रार्थनाओं से पता चलता है, ठीक है। इसके बाद कहा जाता है कि घोड़ा को एक प्रतिष्ठित जानवर माना जाता था, बहुत ही इज्जत वाला रेपुटेड एनिमल माना जाता था। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, रेपुटेड एनिमल कहने का मतलब क्या, कि जैसे मान लो एक गांव में 10-20 लोग रहते हैं, उसके पास अगर किसी के पास घोड़ा है, ठीक है, तो हम सोचते हैं यार इसके पास बहुत पैसे वाला आदमी है कि घोड़ा पाल रखा है, ठीक है। पहले के टाइम पे मुझे याद है मेरे दादा दादी जो थे, ठीक है, या मेरे परदादा होते थे, मेरे पापा बताते हैं कि उनके पास घोड़ा हुआ करता था और घोड़े पे ही आते जाते थे। और क्या होता था, एक रुतबा होता था अलग से, जब भी आते थे ना तो पता चलता था हाँ उनके दादा हैं, उनके परदादा हैं, उनके भाई आए हैं, घोड़े पे आया है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एकदम हाई लेवल होता था। आज के समय में आप घोड़े पे जाओगे ना तो आपकी बेइज्जती होगी सिर्फ, और कुछ नहीं। वही आप BMW मर्सिडीज लेके जाओ, तब देखो पूरा गांव आपका वेट कर रहा होगा कि कौन है ये,
ठीक है। तो इस तरह से घोड़े को बहुत प्रतिष्ठित जानवर के तौर पे देखा जाता था। साथ साथ जो घोड़े के पीछे जो रथ लगा होता था उसे सत्ता का प्रतीक माना जाता था। अगर किसी व्यक्ति के पास रथ वाला घोड़ा है तो उसे माना जाता था शासक के तौर पे ट्रीट किया जाता था कि भैया ये कौन है, शासक है, राजा है, इस तरह से ट्रीट किया जाता था। गोपति शब्द का यूज जो किया गया है वो पशुओं के स्वामी के लिए किया गया है, रक्षक के लिए किया है, जो पशुओं की रक्षा करते हैं उसको किया गया है। जो गोपति शब्द है जो पशुओं का रक्षक और स्वामी के तौर पे दिखाया गया है वो शक्तिशाली और स्वामित्व का तरह माना जाता है कि भैया ये स्वामित्व है और शक्तिशाली व्यक्ति है, इसके लिए दिखाया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें पता कहां चलती है, तो आरंभिक वैदिक संदर्भ में पता चलती है जो ऋग्वेद की रचनाओं से हमें मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला जाता है परिवर्तित वैदिक परिदृश्य। परिवर्तित वैदिक परिदृश्य है क्या? तो जब हमारा टाइम परिवर्तन हो, जब लोगों का रहन सहन में बदलाव आया, जब परिवर्तन हुआ तो उसे परिवर्तित वैदिक परिदृश्य के तौर पे देखा गया। इसके अंदर में किन ग्रंथों की हम बात करते हैं, तो अगर इनकी ग्रंथों की हम बात करें कि कौन कौन से ग्रंथ आए परिवर्तित वैदिक के अंदर में, तो यहाँ पे आ जाता है ऋग्वेद, तो हमने पहले बात कर लिया। ऋग्वेद के बाद आता है यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है, और अर्थवेद के बारे में हम बात करते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में बात करते हैं, तो टोटल 4 के बारे में। ठीक है, 4 कौन कौन से, तो यजुर्वेद, सोमवेद, ठीक है, अर्थवेद और ब्राह्मण ग्रंथ जो है उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, परिवर्तित वैदिक ग्रंथों के अंदर में ज्यादातर सामाजिक और राजनीतिक संबंधों के बारे में बताया गया, किस प्रकार से वो जटिल थे। पुरोहितों के बारे में, पंडित जो होते थे पुरोहित, उनके बारे में बताया गया है। उनके द्वारा जो उनको जो संरक्षण देते थे, जो क्षेत्रीय जो होते थे शासक के तौर पे बोल लो, शासकों के बारे में बताया गया है। ठीक है, यज्ञ जो करवाए जाते थे शासकों के द्वारा, राजसूई, वाजपेयी, अश्वमेघ याद होगा, राम जी ने करवाया था, लव कुश ने उनका घोड़ा पकड़ लिया था, आपको याद होगा लॉकडाउन में, पिछले लॉकडाउन में आपने रामायण देखा होगा तो। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में परिवर्तित वैदिक परिदृश्य के अंदर में चर्चा की गई है। टोटल अगर आप परिवर्तित वैदिक परिदृश्य की बात करो तो आपके बुक में 4 बिंदुओं में डिफाइन किया गया है, जिसमें ब्राह्मण और राजा के बारे में आ जाता है। तो इनके रिलेशन के बारे में बताते हैं कि ब्राह्मण और राजा का रिलेशन कैसा है। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, इस तरह से दिखाया गया, पर दोनों को क्या है, एक दूसरे की जरूरत है। ठीक है, राजा मानकर चलता है कि भैया मैं शासक हूं, मैं लीड कर रहा हूं, पर ब्राह्मण मानता है कि भैया लीड तो मैं करवा रहा हूं, चीजें तो मैं बता रहा हूं कैसे से तुम्हें चलना है, ये करना है। ठीक है, दोनों अपने आप को एक दूसरे से बड़ा दिखाते हैं कि भैया मैं बड़ा हूं और मैं बड़ा हूं, और आज भी इसी तरह चल रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो राजा और ब्राह्मण एक दूसरे से बड़ा दिखाते हैं, कारण क्या बड़ा दिखाने का? राजा सोचता है कि यार मैं शासक कर रहा हूं, ब्राह्मण सोचता है मैं शासक कर रहा हूं, पर यहीं पर एक सवाल उठता है कि जो ब्राह्मण हुआ करते तो वो अनुदान के ऊपर जीवित थे, अनुदान के ऊपर, दान दक्षिणा के ऊपर जीवित थे। यजमान जो होते थे ना, जिनसे वो जो पूजा पाठ करवाते थे, जिनके घर में यजमान बोलते हैं, तो उनसे वो दान दक्षिणा लेते थे। ठीक है, अब यजमान जिसको समझ में आया, जैसे क्या होता है, एक पंडित है, पंडित जी हमारे घर पे आए पूजा करवाने के लिए पंडित जी, तो पंडित जी हमें यजमान बोलकर संबोधित करेंगे और उसके बदले हम क्या करेंगे, उन्हें दान दक्षिणा देंगे जो पूजा पाठ करवाने का। ठीक है, तो वहां पे कहता है कि यहाँ पे जो राइटर है वो बोलता है कि भैया आप दान दक्षिणा के उस पे ही जीवित हो और आप कह रहे हो कि आप बड़े हो, ऐसे कैसे हो सकता है? राजा कहता है मैं बड़ा हूं, आप बड़े कैसे हो? आप उसके पैर छू रहे हो, ठीक है, उससे ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, तो आप बड़े कैसे हो गए? तो यहाँ पे इन चीजों का क्वेश्चन करता है। ठीक है, समझ में आता है। और ये देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, विश्व का क्या हुआ? तो विश्व मतलब होता है क्या? तो विश्व मतलब क्या होता है? समुदाय। ठीक है, विश्व मतलब क्या होता है? समुदाय, एक तरह का समुदाय के बारे में बात करते हैं। जैसे अब जो वर्ग पूरा समुदाय होता है ना, उसको हम विश्व कहते हैं। देखो राजा और ब्राह्मण क्या होता था, 3-4 वर्णों में, टोटल 4 वर्णों में बटा हुआ है हमारा भारत के अंदर में, 4 वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें से होता था सबसे ऊपर में ब्राह्मण। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता था क्षेत्रीय, जिसे हम शासक या राजा के तौर पे बोलते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता था वैश्य, ठीक है, जो व्यापारी वर्ग था। चौथे नंबर पे आ जाता था शूद्र, ठीक है, जो अछूत वर्ग के तौर पे देखा गया। ठीक है, इसके बाद भी और भी आते हैं, चंडाल वंडाल भी आते हैं, पर उन सबको हम अलग रखते हैं, समाज के अंदर में उनकी मौजूदगी खराब मानी जाती थी। समझ में आता है। अब देखो जो राजा और ब्राह्मण होते थे वो अपने आप को तो एक दूसरे से बड़े दिखाते थे। दोनों का क्या होता था, जो दूसरा वाला जो नंबर का था ना, तीसरा नंबर का वैश्य, जिसे हम व्यापारी वर्ग बोलते हैं, जिसमें बनिया आते थे, गुप्ता जी सारे ना, बनिया अग्रवाल जितने भी आते हैं, गुप्ता, ठीक है, ये सारे आते थे, जो बिजनेस करने वाले, बिजनेसमैन वाले सारे, ये दोनों ना उनका शोषण करते थे, कर वसूल करते थे उनके ऊपर, मतलब एक तरह से हफ्ता वसूली वाला काम, वसूली भाई वाला काम ये दोनों क्या करते थे, इस तरह से पूरा चलता था। तो इनका जो ये वर्ण व्यवस्था था, ये क्या कहलाया, विश्व कहलाया। एक तरह से समुदाय की उत्पत्ति होने लगी, वहां पे वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति होने लगी। अब जटिल अनुष्ठानों की बात करो तो जटिल अनुष्ठान के तौर पे राजसूय यज्ञ कहा गया, वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ जैसे किए गए, ठीक है, जिसमें बलि देना, ये सब चीजें करवाना, ये सारी चीजें होती थी। ठीक है, अब आगे बात करो क्षेत्र और रत्न के बारे में। तो ये जितने भी होते थे ना, ये जो ये पुरोहित होते थे और ये सब राजा होते थे,
ये सारे शासकों में मतलब ना किस तरह से राज करना है, किस तरह से मतलब रेगुलेट करना है पूरे अपने राज्य को, उसके बारे में ये दोनों चर्चा क्या करते थे और राज क्या करते थे। ठीक है, तो ये पूरा परिवर्तित वैदिक परिदृश्य के अंदर में सारा कुछ आ जाता है। परिवर्तित वैदिक दृश्य के अंदर में जैसे कि मैंने बताया पहले ही आपको, सामाजिक और राजनीतिक संबंधों के बारे में बताया गया है। ठीक है, संरक्षण के चीजों के बारे में बताया गया, नियंत्रण के बारे में बताया गया कि राज्य का नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता था। मतलब एक तरह से आप मान लो संविधान है, ठीक है, जो ये बताता है कि हमें किसी कंट्री को किस तरह से रेगुलेट करना है, किसी स्टेट को किस तरह से रेगुलेट करना है, ये परिवर्तित वैदिक दृश्य में बताया गया। जिसके अंदर में जो मैं बताया था आपको, सोमवेद, यजुर्वेद, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथि, इन सब के अंदर में इन सब सारी चीजों के बारे में बताया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे आ जाता है हमारा इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो हमारा पॉइंट मैंने बताया था आपको इंपॉर्टेंट होगा थोड़ा सा, संगम साहित्य में वर्णित प्रारंभिक ऐतिहासिक तमिल राज्य प्रणाली। अब संगम साहित्य के अंदर में जो ऐतिहासिक तमिल राज्य प्रणाली कैसा वर्णन किया गया, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दक्षिण भारत के ऐतिहासिक और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल को संगम युग कहा जाता है। आपने सभी ने, अगर आप मान लो एमए कर रहे हो, तो आपने संगम युग के बारे में डेफिनेटली पढ़ा होगा, चोर चेर पांड्यन वंश के बारे में डेफिनेटली पढ़ा होगा। ठीक है, आपके बुक में भी दे रखा है बहुत अच्छे से, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार बुक से जरूर पढ़े। ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा ही पॉइंट उठाया है, और बुक के अंदर में जो दिया हुआ है आपके, थोड़ा थोड़ा तमिल लैंग्वेज जो है वो आपको साउथ इंडियन लैंग्वेज दिखेगी आपको वहां पे। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ने में भी दिक्कत होगा, पर ट्राई करना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, इतना ही टफ भी नहीं है। और आपको मैं संगम वंश जो है एक बार अलग से मैं आपको सही से समझा दूंगा, जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा बेसिक चीजों के बारे में ही बात करने वाले जो आपके बुक में दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जाता है दक्षिण भारत के इतिहास लेखन में प्रारंभिक काल में संगम युग कहा जाता है। जो स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड था उसको संगम युग के तौर पे कहा गया है। और हमें इन सब चीजों के बारे में पता कैसे चलता है संगम युग के बारे में, तो ये वीर ग्रंथ, वीर गाथा ग्रंथ होता था, जो वीर कविताएं होती थी, ठीक है, उनके थ्रू हमें पता चला है। आज हम संगम साहित्य के बारे में बात करते हैं, संगम वंश के बारे में बात करते हैं, कैसे हम बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है, हमें पता कैसे चला? क्या चोर चेर पांड्यन जो थे वंश वो हमें आके पता है? बिल्कुल भी नहीं। तो वो जो थी सबसे ज्यादा साहित्य वाली वंश एक तौर पे देखा गया, काल पीरियड, टाइम पीरियड देखा गया, जहां पे सबसे ज्यादा साहित्य लिखे गए, बनाए गए, मंदिरों का निर्माण किया गया, ठीक है, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई, ठीक है, कई सारे युद्ध जीते गए। तो इस तरह से चीजें थी जिसके कारण से आज हमें पता चलता है। तो वहां पे कवियों का निर्माण किया गया था, कवियां बनाए गए थे। कवि मतलब जो राइटर होता है ना, पोएट, कुमार विश्वास अपने, ठीक है, तो सेम उस तरह से उनको क्या काम दिया जाता था कि भैया आपको क्या करना है, दूर दूर तक जाके ना हमारे राजा के बारे में बड़ाई करनी है, ठीक है, हमारे राज्य के बारे में बताना है, गा के सुनाकर, इस तरह से करते थे वो काम। ठीक है, तो उनके वीर गाथा ग्रंथों के जरिए हमें तमिल साहित्य के बारे में पता चलता है, जिसके अंदर में हमें यह पता चला संगम युग है जो, ठीक है, आरंभिक युग के तौर पे, ऐतिहासिक युग के तौर पे देखा गया। समझ में आता है आपको? थोड़ा बेसिक मैंने जो बताया आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करें तो पुरानी पीढ़ी के जो विद्वान हुआ करते थे संगम राजनीतिक प्रणाली के, ठीक है, उन्होंने कविताओं और राजनीतिक, मैंने जो भी बताया ना वही सारा यहां पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा सा जो मेन है यहाँ पे उसके बारे में हम बात करें तो चेर, चोल, पांड्यन, तीन तरह के वंश आए, ठीक है, चेर, चोल, पांड्यन, तीन तरह के वंश आए तमिल भारत के अंदर में, तमिल क्षेत्र के अंदर में, जिसके अंदर में आ जाता है केरल का जो, केरल के साइड वाला जो एरिया था, दक्षिण पश्चिम भाग, भारत का दक्षिण पश्चिम भाग, उस पर चोर वंश ने अपना राज किया, ठीक है, चेर वंश ने, ठीक है, और चोलों ने उत्तर पूर्वी जो हिस्सा था, दक्षिण भारत का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा था उस पर उन्होंने राज किया। पांड्यन ने दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी भाग पर शासन किया, ठीक है। आपको मैं मैप के अकॉर्डिंग आपको समझा देता हूं, देखो यहां पे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, मैप के अकॉर्डिंग। ये आपका तीन हो गया, चेर, चोल, पांड्यन, जिसमें देखो ये चेर हो गया, ठीक है, चोल हो गया, ये पांड्यन हो गया, इस तरह से इन तीनों ने दक्षिण भारत में यहाँ पे राज किया, ठीक है। अब थोड़ा सा इनके बारे में विशेषता जानते हैं कि क्या किसकी विशेषता थी। अगर हम चेर के बारे में बात करें, सबसे पहले चेर के बारे में बात करें तो चेर क्या थे, देवी देवताओं के बारे में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, ठीक है, अलग अलग तरह की देवी देवताएं हुआ करती थी। ये सारी जो देवी देवताएं ना आपकी बुक में लिखे हुए हैं, पर ये सारे ना थोड़े तमिल लैंग्वेज में, मुरुगन, ठीक है, कोवरई, युद्ध, ऐसा करके कोवरई, ऐसे करके देवी देवताएं थे उनकी, युद्ध की देवी कोवरई, तो मुरुगन, तो उन सब के बारे में आप थोड़ा सा बुक में ही पढ़िएगा जिससे आपको समझ में आए। मैं थोड़ा बेसिक चीजें बता देता हूँ, ठीक है। वैदिक और बौद्धिक सांस्कृतिक प्रभाव देखने के लिए मिला चेर वंश के ऊपर में, ठीक है। राजनीतिक सत्ता का संरचना किस प्रकार से किया जाना चाहिए, किस प्रकार से होता था, ये हमें वहां पे समझ में आता है, ठीक है। विचारधारा, किस प्रकार की अलग अलग विचारधारा को वो रखते थे, ठीक है, अपनी विचारधारा को फैलाते थे, लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या क्या चीजें की गई वो हमें समझ में आता है वहां पे, ठीक है। पौराणिक शास्त्रीय ब्राह्मणवाद, ठीक है, वहां पे ही शुरुआत होता है पौराणिक शास्त्रीय ब्राह्मणवाद। जैसे जो ब्राह्मण हुआ करते थे ना, आपने जब देखा होगा मुगल सब आए तो हमारे सबसे पहले क्या किया, मुगल आए या फिर अंग्रेज आए, सबसे पहले हमारा क्या किया गया, स्कूलों को बर्बाद कर दिया गया,
ठीक है। जैसे अब अंग्रेज जब जा रहे थे ना, तो हमारा जो मतलब भारत का जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो हमारे अफगानिस्तान के बॉर्डर पर पड़ता है, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय जो हमारे बिहार में पड़ता था, इन सबको तोड़ तहस नहस कर दिया। रीजन क्या था कि कोई शिक्षित ना बन पाए, ठीक है। पर चेर वंश ने क्या किया, ब्राह्मणवाद का उदय किया, ठीक है, पौराणिक शास्त्रीय ब्राह्मणवाद, जिसके अंदर में क्या था, ब्राह्मणों को मतलब ज्यादा से ज्यादा शिक्षा फैलाने की बात कही गई कि भैया तुम जाओ एजुकेटेड करो, बंदों को पढ़ाओ लिखाओ, ठीक है, एमए करवाओ, ठीक है, एमए हिस्ट्री फिर दिलवाओ, फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको यूट्यूब पे, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों, तो अगला आता है चोल वंश के बारे में, ठीक है। चोल वंश के बारे में हम बात करें तो चोल वंश की क्या क्या खासियत थी, तो वो भूमि मतलब वो कृषि पे बिलीव करते थे, ठीक है। कावेरी नदी के आसपास जो चोल वंश थे, ये देखोगे कावेरी नदी इधर से बह रही है, देखो ऐसे करके कावेरी नदी जा रही है इधर, ठीक है। कावेरी नदी के आसपास उन्होंने गेहूं और मतलब धान और गन्ने की खेती करी, ठीक है, और उसके बेसिस पे ही वो अपना जीवन व्यापन करते थे, ठीक है। उनके अंदर में जो लड़ाके योद्धे होते थे ना, लड़ाकू योद्धे, ठीक है, जो योद्धा हुआ करते थे, उनको मारावार कहलाते थे, ठीक है, वो मारावार कहते थे। पांड्यन वंश के बारे में बात करें तो ये देखो नीचे में हमारा पांड्यन वंश है, तो पांड्यन वंश, यहाँ पे हम पांड्या ब्रदर के बारे में नहीं बात करें दोस्तों, कहीं आप कंफ्यूज ना होना, पांड्यन वंश के बारे में बात करें जो दक्षिण भारत के अंदर में पड़ता था, ठीक है। इन्होंने पशुचारी और तटीय भूभाग के अंदर में खेती वेती करना स्टार्ट किया, क्योंकि इनके पास जो जमीन थी वो ज्यादातर तटीय भाग वाली थी, ठीक है, और उन्होंने पशुचारी मतलब पशुओं को पालन पोषण करना, ठीक है, नमक बनाना, इन सब चीजों के ऊपर ही इन्होंने जोर दिया, ठीक है, समझ में आता है। आगे बात करें दोस्तों, तो दक्षिण भारत में राज्य से पूर्व की स्थिति, दक्षिण भारत के अंदर में अब राज्य बनने से पहले किस प्रकार की स्थिति थी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं अब आगे, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि तमिलकम से राज्य पूर्व, मतलब तमिलकम राज्य बनने से, जब वो तमिलकम की हम बात करते हैं, राज्य से पूर्व सामाजिक संरचना, 4 विभिन्न प्रकार के जीवन व्यापन के तरीके होते थे। मतलब वो अगर आप राज्य बनने से पहले की बात करो कि किस प्रकार से रहते थे, तो जीवन व्यापन करने के 4 तरीकों के बारे में बात किया गया है। कौन कौन से थे? अखेट, मतलब अखेट या संग्रहण करना, फल फूल को इकट्ठा करके रखना, ठीक है, उसी को खाना, पहला जीवन व्यापन का तरीका इनका यही था। दूसरा क्या था? पशु पालन करना, भाई जानवरों को पालो फिर खाओ पियो जो भी करना है उस तरह से। तीसरा क्या था? हल से खेती करना, हस्तकला उत्पादन करना, ठीक है, खेती वेती करके अपना काम गुजारा करना। या फिर नौका वोका का बनाना, जैसे अब जो थे जिनको आता था बनाने के लिए, चीजें आती थी, तो वो कला उत्पादन भी करते थे, अलग अलग तरह की चीजें बनाकर बेचा करते थे, ठीक है, व्यापार के जरिए। या फिर वो नौका उत्पादन करने लगे, जिससे वो अपना जीवन व्यापन करते थे, ठीक है। इस तरह से वो मतलब और जीवन व्यापन, अपना जीवन निर्वाह करने के तरीके उन्होंने ढूंढे थे, ठीक है। ये हम कब की बात कर रहे हैं? दक्षिण भारत में राज्य बनने से पहले का, ठीक है। जो ये चोर चेल वंश आया ना, इनके बनने से पहले की बात करें कि जीवन निर्वाह किस प्रकार से करते थे, जिसमें आ गया खेत संग्रहण, ठीक है, पशुपालन, हल से खेती करना, ठीक है, नौका को बनाना, अपना कला उत्पादन करना, ये सारी चीजें उसमें आ जाती है। जैसे आदिकालीन कृषि एवं पशुपालन राजनीतिक संस्कृति का प्रभुत्व था। आपको मैंने जब MHI 01 वाली बुक पढ़ाई थी, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि जो आरंभिक मानव था उसने किस प्रकार से कृषि करी, ठीक है, किस प्रकार से पशुपालन किया, क्या प्रोसेस था पूरा वहां तक पहुंचने का, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। वहीं यहाँ पे हम बात करते हैं। अगर अभी तक आपने वाली वीडियो नहीं देखी ना, जाके देख लें, जिससे आपको समझ में आए। और दोस्तों, आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट ये की, मैं भी ये करूंगा कि अगर आपको किसी भी तरह की PDF चाहिए, तो आप जैसे आपकी जो भी MA हिस्ट्री है, चाहे कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी या इग्नू की बात करते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपकी PDF मिल जाएगी। इवन हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है, सब्सक्राइब जरूर करें। आपके 1 सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है कि यार हम वीडियो बनाएं, ठीक है। और हमारी जो पूरी दीनअप की टीम है उसको भी हेल्प मिलती है, ठीक है, आपके 1 सब्सक्राइब से। तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक हमारी बात जरूर पहुंचाएं, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पढ़ा पाएं, अपने आप को सर्व कर पाएं ज़्यादा लोगों तक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। तो हम दक्षिण की बात करें कि दक्षिण भारत में राज्य की स्थिति किस प्रकार की थी, राज्य किस प्रकार से बनने शुरू हुए राज्य से पूर्व, ठीक है। तो उस समय के जो वातावरण था, सामाजिक और आर्थिक वातावरण था, क्या था कि वनों के अंदर में, मतलब जो लोग रहते थे, जैसे पहाड़ी वनों में रहने वाली परिस्थिति जो अलग अलग थी। जैसे पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कुरीनिजिनी कहा जाता था, ठीक है, कुरीनजी, ठीक, कुरीनजी कहा जाता था। और वो क्या करते थे? अखेट या संग्रहण के थ्रू अपना जीवन व्यतीत करते थे, जो पहाड़ में लोग रहा करते थे। यहाँ पे मैं ना उनका सामाजिक वातावरण के बारे में बता रहा हूँ कि किस प्रकार से था। जो पहाड़ में रहते थे उनको कुरीनजी कहा जाता था, और वो अपना जीवन अखेट और संग्रहण के थ्रू बिताते थे, ठीक है। जो कृषि और चारगाही से संबंधित थे या घास के मैदान में रहते थे, उन्हें मलई कहा जाता था, ठीक है। वो कृषि और घास के मैदान से संबंधित वाले मलई कहा जाता था। और वो क्या करते थे? कृषि या फिर पशुपालन करते थे।
वर्षा वाले क्षेत्र में जो रहते थे, जो जहाँ पे ज़्यादा पानी पड़ता है वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे उनको मारुतम कहा जाता था। ठीक है, मारुतम कहा जाता था जो वर्षा वाले क्षेत्र में रहते थे। और वो कैसे करते थे, अपना जीवन व्यापन कैसे करते थे, तो हल द्वारा कृषि करके वो अपना जीवन व्यापन करते थे, हल से खेती करके। ठीक है, और तटवर्ती प्रदेश में रहने वाले को नेताल कहा जाता था। जो तटवर्ती, जो किनारे के साइड में रहने वाले जो लोग थे ना, उनको नेताल कहा जाता था। और वो मछली पकड़ना, नमक बनाने जैसे काम से अपना जीवन व्यापन करते थे। जो पांड्यन वंश थे ना, वो भी तटीय इलाकों में रहा करते थे, इसके कारण से मैंने बोला वहां पे भी नमक बनाया जाता था। ठीक है, सूखे प्रदेश में, जो जहाँ पे पानी वानी नहीं है, सूखा प्रदेश है, उसे पलाई कहा जाता था। ठीक है, पलाई के अंदर में क्या होता था कि दूसरों द्वारा वो लूटपाट के संसाधनों पर निर्भर होते थे। जब मान लो जिसके पास कुछ है ही नहीं तो क्या करेगा, तो क्या करते थे, दूसरी जगह जाते थे, लूटपाट करके लेकर आते थे, उसी को खा पीकर वो अपना जीवन व्यापन करते थे। ये पूरा भारत में राज्य से पूर्व की स्थिति बता रहा हूँ। दक्षिण के अंदर में जो राज्य बनने से पहले की स्थिति इस प्रकार की थी, इसको मैंने बताया। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों तमिलकम मुखिया तंत्र के बारे में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एमए हिस्ट्री के इस वाले चैप्टर के अंदर में, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तमिलकम मुखिया तंत्र के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो राज्यों का निर्माण, उत्पादन वृद्धि के साथ सुदूर दक्षिण में मुखिया तंत्र को विकसित हुआ। मुखिया तंत्र मतलब ना एक तरह से लीडरशिप कह सकते हो आप, जिसके अंदर में अलग अलग लीडर को जिम्मेदारी दी गई, भैया कि तुम इसको लीड करोगे, तुम इस वाले ग्रुप को लीड करोगे, इस तरह से हम अपने राज्य का शासन चलाएंगे। ये सारी चीजें उसके अंदर में आ जाती हैं। मुखिया पेरुकमन, श्रेष्ठ का मुखिया पुत्र कोमकन कहा जाता था। जैसे मान लो जो मुखिया होता था ना, उसको पेरुकमन कहा जाता था। यहाँ के जो वर्ड है दोस्तों थोड़े से तमिल वाले वर्ड है, इसलिए मैं भी गलती होगी मुझसे बोलने में। ठीक है, एक बार आप ध्यान से पढ़ना तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, पेरुकमकन कहा जाता था जो मुखिया होते थे उनको, और जो उनके बेटे होते थे उसको कोमुकन कहा जाता था। ठीक है, तमिल में। दक्षिण भारत में उत्पादन अधिशेष के साथ बहुत सारा सामंत और सरदार अस्तित्व में आए। ठीक है, जैसे दक्षिण भारत के अंदर में ज़्यादा उत्पादन होने लगा, ज़्यादा खेती बाड़ी होने लगा, ज़्यादा विकसित होने लगा, तो कई तरह के सामंत बनाए गए, कई तरह के सरदार बनाए गए, और वो सारे अस्तित्व में आ गए। ठीक है, छोटो सरदार को, जो छोटे सरदार होते थे उन्हें किलार कहा जाता था, उनसे बड़े सरदार को वैलिट कहा जाता था, और उनसे बड़े सरदारों को वेतार कहा जाता था। ये थोड़ा सा ना जो ये जो नाम है ये थोड़े अलग अलग जगह पे अलग अलग लिखा गया है। रीजन क्या है कि मान लो मैंने किलार कहा और वैलिट का, बेतर का, और तमिल वाले जो बोलते हैं वो कुछ और बोलते हैं, तो वहां पे उनके हिसाब से कुछ और है, और जो मैंने सुना, मैंने बोला, वो कुछ और बन गया। तो ये भी एक चीज देखने के लिए मिलता है, कमी है यहाँ पे। पर यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आगे बात करते हैं, आपके बुक से उठाया सारा कुछ। तो वीर कविताओं के जरिए हमें तो उन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है भैया कि क्या था तमिल मतलब क्षेत्र में, क्या चीज़ें थी, कैसी थी, वो किन के थ्रू पता चला। तो तमिल वीर साहित्य के जरिए हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। ठीक है, जिस तरह के मुखिया तंत्र क्या है, किस तरह से वो सामने आए, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें कहाँ से पता चला, तो तमिल वीर साहित्य से हमें पता चला। ठीक है, तमिल वीर साहित्य के अंदर ही हमें पता चलता है कि जो तमिलकम जो लोग हुआ करते थे, जो मुखिया होते थे, वहां से ही लोहे का उपयोग करना शुरू हुआ। ये सारी चीजों के बारे में हमें वहां पे पता चलता है। ठीक है, वे अर्थात 3 तरह के हुआ करते थे, मतलब उसमें प्रमुख 3 तरह के होते थे, जिनको किल्लार, वेलिर और वेंतर कहा जाता था। देखो अभी मैंने जैसे बोला ना आपको, ऊपर में मैंने बताया कि यहाँ पे देखो मैंने बोला था अभी कि अलग अलग नाम देखने के मिलेंगे, किल्लार, वेलिट और वेतर। तो सेम यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा नाम में डिफरेंस मिलेगा। अगर आप गूगल भी करोगे ना तो थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। रीजन ये है कि ये जो सारे नाम है वो साउथ इंडियन नेम है। ठीक है, और मैं हूँ नॉर्थ इंडियन, मतलब यहाँ पे बांटना नहीं चाहता। कहने का मतलब ये कि मुझे अब वो पढ़ने नहीं आ रहा, तो उन्होंने जो बताया, मुझे जो समझाया, वो थोड़ा मेरे पास पहुंचते पहुंचते अलग हो गया, नाम चेंज हो गया। तो गूगल पे मैंने 5-6 वेबसाइट चेक किया, सब पे अलग अलग है नाम है। ठीक है, तो आप एक बार अपनी बुक से देख लेना, मैच कर लेना क्या है, फिर उसी के थ्रू जाना। ठीक है, तो अर्थात वो 3 तरह के मुखिया तंत्र देखने के लिए मिलता था तमिल में। कौन कौन से मुखिया तंत्र होते थे, तो वेलिर, ठीक है, किल्लार, वेलिर और वेंतार। ठीक है, किल्लार, वेलिर, वेंतार कहा जाता था। तो किल्लार जो होते थे प्रमुख अखेट होते थे, उनका मेन काम क्या होता था, किस संग्रहण करना, खेत का काम करते थे, और वो किससे संबंध रखते थे, तो कुवार वंश से वो संबंध रखते थे। किल्लार की तरह ही वेलिर भी प्रमुख थे। ठीक है, वो वेतर वंश से वो रखते थे, संबंध रखते थे। ठीक है, वेतर अथवा कुरान वंश से अखेट, ये भी अखेट क्या करते थे। ठीक है, कुछ किल्लर और प्रमुख अपेक्षाकृत अधिक साधन संपन्न थे, उनके नियंत्रण में कृषि योग्य भूमि भी थी। किल्लर खेतीहरी बस्ती की स्थापना स्थानीय बड़े लोग थे। मतलब यहाँ पे बता रहा है कि 3 तरह के यहाँ पे तमिलकम जो मुखिया तंत्र था उनका उदय हुआ। ठीक है, और इन्हीं तीनों तंत्रों के थ्रू जो आपका चोर चेर पांड्यन वंश का उदय होगा। अगर मैं आपको कभी संगम साहित्य अलग से पढ़ाऊं तो उसमें मैंने बहुत डिटेल से आपको बता दूंगा, जिससे आपको समझ में आए। पर आप सबसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जो आपका तमिलकम मुखिया तंत्र है, एक बार अपनी बुक से जरूर पढ़ें, क्योंकि उस आपके बुक में बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, उसके पूरे मुखिया तंत्र के बारे में, तो वहां पर जरूर देखें।
अगला पॉइंट के बारे में बात करते हैं स्तरीकरण की ओर, कि स्तरीकरण मतलब होता क्या है। तो स्तर मतलब बांटना, ठीक है। अब देखो जैसे भारत के अंदर में क्या हुआ, वर्गों में बांट दिया गया कि भैया ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये चंडाल है, ऐसे करके वर्ण में बट गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्तरीकरण होता है। जब तक स्तरीकरण कहीं पे नहीं किया जाता है तो सभी लोग एक समान होते हैं, सब एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। पर जैसे स्तरीकरण होता है तो वहां पे क्या हो जाता है, भैया ये छोटा ये बड़ा है, ये अमीर है गरीब है, ये अच्छा है खराब है, ये सारी चीजें आ जाती हैं, भेदभाव आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके बारे में बात करते हैं। तो कहता है सामाजिक भेदीकरण, विभेदीकरण दो स्तरों में विभाजन तक सीमित था, अर्थात अभिजात जो ऊंचे वर्ग थे जिसमें ब्राह्मण आदि वर्ग आते थे, दूसरा निम्न वर्ग, ठीक है। आपको मैंने शुरू से बता रहा हूं कि किस तरह से वर्ण व्यवस्था चल रही है, वही चीज यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो जब तक वर्ण व्यवस्था नहीं थी तो सब कुछ ठीक था, पर जैसी वर्ण व्यवस्था हुई तो दो तरह की वर्ण व्यवस्था रखी गई, दो स्तरों में। हमारे मतलब तमिल के अंदर में, पूरे इंडिया के अंदर में दो स्तर में वर्ण व्यवस्था थी। दो स्तर में वर्ण व्यवस्था कौन कौन सी आई यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो हमें अभिजात जो ऊपरी वर्ग था और दूसरा निम्न वर्ग, ऊपरी वर्ग और निम्न वर्ग के तौर पर। अभिजात वाले में ब्राह्मण और क्षत्रिय आ जाते थे, दूसरे वाले में निम्न वर्ग में सारे लोग आते थे, ठीक है। तो इस तरह से चलता है, जहां से सारी चीजें परिवर्तन होती है, ठीक है। यहाँ से पूरा सत्ता में परिवर्तन होता है, सारा कुछ यहाँ से चलता है। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट आ जाता है हमारे राज्य की संरचना। अब बोलोगे सर आपने इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं, तो आप पढ़ाओगे क्या। तो देखो राज्य की संरचना की जब हम बात करें दोस्तों, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तमिल के अंदर में, ठीक है, आप संगम वंश के अंदर में। क्योंकि जब धीरे धीरे विकसित होने लगा तो राज्य की संरचना की गई, ठीक है। जैसे अब मैंने बताया आपको कि पहले के लोग जीवन यापन के लिए क्या करते थे, तो अखेट करते थे, संग्रहण करते थे, पशुपालन करते थे, कृषि करते थे, ठीक है, मछली पालन करते थे, नमक बनाते थे, फिर आपका अपना जो हाथ की कला है, कलात्मक चीजों पे अपना वर्क करने लगे। तो इस तरह से चलता था। अब राज्य की संरचना कैसे की जाने लगी, जब विकसित हुआ, लोग विकसित होने लगे, ठीक है, उनको नॉलेज आ गया कि इस तरह से हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं, तो उन्होंने कृषि के ऊपर निर्भरता ज्यादा कर दी, ठीक है। दूसरे राज्य के ऊपर निर्भरता कम करी, ठीक है। व्यापार के ऊपर अपना काम करना शुरू कर दिया, सैनिक जैसे चीजें बनाने लगे, किले बनाने लगे, ठीक है, मंदिर का निर्माण, साहित्यों का निर्माण। जैसे कि मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि वीर साहित्य के थ्रू में सारी चीजें पता चलती है। और भी अलग अलग तरह के साहित्य थे, देवी देवताओं के थे, ठीक है। तो राज्य की संरचना के लिए क्या किया गया कि भैया हमें व्यापार चाहिए, तो व्यापार हमें मिलेगा कैसे। ऐसे थोड़ा ना कि भैया आलू ले लो बिक जाएगा, नहीं, आलू उसके लिए तो हमें लोगों को लाना पड़ेगा ना। तो लोगों को हम लाएंगे कैसे, तो इन कवियों के थ्रू, जो कवि हुआ करते थे, ठीक है, उनके थ्रू क्या कराया गया, कविताओं में अलग अलग जगहों पे प्रचार करने के लिए भेजा जाता था। भैया जाओ आप प्रचार करके करो, तब वहां पे जाके अगर उसकी तारीफ करेगा कि भैया यहाँ की है, जैसे मान के चलो कोई बोले कि मथुरा के पेड़े, हो मथुरा के पेड़े, ठीक है, आगरा के जो पंछी पेड़े होते हैं, पंछी क्या होता है, जो भी होता है वो ऐसे हैं फेमस है, दिल्ली के छोले भटूरे, ऐसे करके बोल देना कि हाँ। तो कभी आप जाओगे दिल्ली ना तो आपको लगेगा कि हाँ खाऊंगा, ठीक है, इस तरह से। तो सेम चीज इस तरह से फैलावा किया गया, राज्य की संरचना की गई, ठीक है। राज्य का निर्माण करने के लिए मंदिरों का निर्माण किया गया। अब हमारी बात आगे हमारे बच्चों तक पता चले कैसे होगा, कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए साहित्यों का निर्माण किया गया, अलग अलग तरह के ग्रंथों का निर्माण किया गया, जिससे आने वाली पीढ़ियों तक भी ये सारी मैसेज जा सके, ठीक है। तो इस तरह से पूरा आपका ये लेसन था दोस्तों। ये वाला लेसन खत्म हो गया और आगे का जो अगला बुक है वो भी स्टार्ट करूंगा, सारा बुक हम करवाएंगे एमए हिस्ट्री का, ठीक है। आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि फटाफट यार सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, वीडियो तो देख लेते हैं, ठीक है, पर वो कमेंट करके हमें रिस्पॉन्स नहीं देते कि वीडियो कैसी लगी, या फिर कहाँ पे कमी थी, या फिर कहाँ पे हमें इंप्रूव करें। अगर आप एक मैसेज करते हो, ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है तो, या खराब लगती है तो भी हमें इंप्रूवमेंट के लिए मौका मिलेगा कि हाँ भैया यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, हम करेंगे उसको, उसके ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। आपका एक कमेंट ना बहुत मतलब कीमती है हमारे लिए, ठीक है। और दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट लास्ट टाइम यही रहेगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करें। 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। हमारे दी इनफ चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जाएं, वहां पे फॉलो करें। आपको किसी भी तरह का डाउट हो कहीं पे भी 24/7 कभी भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। सब्सक्राइब करने से फायदा ये है कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको अपडेट मिलेगा, तो आप वीडियो देख पाओगे टाइम से, ठीक है, जिससे आपका एग्जाम भी आने वाला है तो उसका भी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।